नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं, किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं, किसी की एड़ियों से रेत में चश्मा निकलता है। फ़ज़ा में घोल दी है नफ़रतें, फ़ज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। गौर फरमाइएगा, जिसे भी जुर्मे गद्दारी में तुम सब कत्ल करते हो, जिसे भी जुर्मे गद्दारी में तुम सब कत्ल करते हो, उसी की जेब से क्यों मुल्क का झंडा निकलता है। ये अद्भुत रचना है मुनव्वर राणा साहब की, और इसको आज आपके सामने रखने के पीछे एक कारण है उत्तराखंड की शांत वादियों में नफ़रती जहर को लगातार उड़ेलने की कवायद। देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड को लंबे समय तक, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि लंबे समय तक एक शांत और आध्यात्मिक, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत निर्विवाद राज्य के रूप में देखा जाता था। बचपन में हमने जो देखा उसकी बिना पर कह रहा हूं, ना धर्म और ना जाति, किसी भी प्रकार का भेदभाव कम से कम मुझे तो अपने बचपन में जब मैं यहाँ पढ़ा करता था कभी महसूस नहीं हुआ, कभी देखने को नहीं मिला। हमारे पहाड़ों की संस्कृति, पौराणिक परंपराएं और धार्मिक महत्व ने इसे देवभूमि की पहचान दी है। यहाँ धार्मिक विविधता होते हुए भी सामाजिक ताने बाने में संघर्ष, कटुता या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बहुत कम देखने को मिला करती थी। पहाड़ी समाज, आप कह सकते हैं, अपनी सामूहिकता, आपसी सहयोग और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। परंतु पिछले कुछ समय से, लगभग एक दशक से, और विशेषकर 2021 के बाद धीरे धीरे यहाँ का माहौल बदलने लगा है। और ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि उत्तराखंड भी उस राजनीतिक सामाजिक धारा का हिस्सा बन गया है जिसमें धर्म आधारित पहचान के चलते नागरिकों के मध्य भेदभाव किया जा रहा है, और जिसके कारण अल्पसंख्यक समाज, कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो, उसके भीतर गहरी असुरक्षा की भावना पनपने लगी है। और ये सब परिवर्तन अचानक नहीं हुए हैं। कुछ कारण आर्थिक हैं, पलायन एक कारण है, डेमोग्राफिक चेंज की जो बात की जाती है वो एक कारण है, और सबसे बड़ा कारण है पूरे देश में जो राजनीतिक विमर्श बदला है और डिजिटल संचार क्रांति के जरिए जिस प्रकार के नैरेटिव्स को बनाया गया है, गढ़ा गया है। पहाड़ी इलाकों में पलायन ने एक नई सामाजिक मनोवृत्ति को जन्म दिया, उसे हमें स्वीकारना होगा। हमारे गांव खाली हुए, शहर बड़े हैं, और मैदान केंद्रित विकास ने पहाड़ी समाज को बहुत गहरी असुरक्षा दी है। यहाँ असुरक्षा केवल आर्थिक नहीं है, यह पहचान और अस्तित्व से जुड़े होने से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि पहाड़ों में खाली घरों, बंजर खेतों के बीच जब स्थानीय लोगों की जगह बाहर के लोग आने लगे, रिजॉर्ट बनने लगे, बड़े होटल्स बनने लगे, किराएदार आने लगे, छोटे मोटे व्यापारी भी आने लगे, तब एक प्रवृत्ति, एक मनोवृत्ति पनपी है कि हमारा समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति को चोट पहुंच रही है। ऐसी चिंता आम पहाड़ी में होने लगी। यही चिंता समय के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक शंकाओं को जन्म देने का कारण बनी, और इस सब में तड़का डालने का काम किया है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया ने इस भावना को बार बार यह बताकर और मजबूत किया कि पहाड़ों में बाहरी जनों की, बाहर के लोगों की, गैर पहाड़ियों की घुसपैठ से मूल संस्कृति खतरे में पड़ गई है। यह संदेश इस प्रकार के नैरेटिव के कारण केवल आर्थिक नहीं रहा, उसे धर्म और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बहुत सफाई से, साफगोई से गढ़ा गया। 2021 को याद कीजिए,
हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। हालांकि मेरी दृष्टि में धर्म संसद कतई नहीं होती है ये धर्म संसद, लेकिन बड़े बदलाव का पहला संकेत थी। एक धार्मिक मंच से खुले तौर पर ऐसे भाषण दिए गए जिन्होंने न केवल देश भर में देवभूमि को आलोचना का केंद्र बनाया, बल्कि यह भी बताया कि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक अभिव्यक्ति अब खुलकर सामने आने लगी है। इस कथित धर्म सभा ने राज्य में धार्मिक तनाव की शुरुआत कर दी, आप कह सकते हैं कि बुनियाद रख दी। यह घटना हालांकि हिंसा में नहीं बदली थी, लेकिन इसने एक ऐसी भूमि तैयार की, आप कह सकते हैं विचारात्मक भूमि तैयार की, जिसके बाद समाज का एक हिस्सा धार्मिक संघर्ष की कल्पना में विश्वास करने लगा। इसी अवधि में इंटरनेट और सोशल मीडिया आधारित कट्टर हिंदुत्व नैरेटिव ने पहाड़ी युवाओं को भारी संख्या में प्रभावित किया। वीडियो संदेश, जनसंख्या संबंधी मिथक संदेश वायरल होने लगे और इन्होंने एक नई मानसिकता को गढ़ा। पहाड़ी पहचान जहां पहले स्थानीय संस्कृति पर आधारित थी, वह धीरे धीरे धार्मिक पहचान में बदलने लगी और बड़ी तेजी से बदली। मई 2030 इसका उदाहरण है। एक शांत जिला उत्तरकाशी, वहां का पुरौला कस्बा पूरी तरह हिंसा की चपेट में आ गया। पुरौला में क्या हुआ, इसको आपको याद दिला दूं। पुरौला में एक नाबालिग लड़की से जुड़े कथित अपहरण प्रयास में जब आरोपी के धार्मिक पहचान की चर्चा उभरी, और आप समझ सकते हैं कि वह धार्मिक पहचान अल्पसंख्यक वर्ग से थी, तो घटना अचानक अपराध से धर्म आधारित संघर्ष में बदल दी गई। बदल दी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को बहुत अच्छा मौका मिला। उन्होंने एक अपहरण की घटना को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया था। लव जिहाद जैसी अवधारणा अस्तित्व में लाई गई, आई नहीं बल्कि लाई गई, और स्थानीय तौर पर इसको इतना बल दिया गया कि उत्तरकाशी के इस कस्बे में, पुरौला में अल्पसंख्यक समुदाय को इतना डरा दिया गया कि उनको पलायन करना पड़ा। उनके खिलाफ पोस्टर लगे थे, हड़तालें हुई, धमकियों का माहौल बना। स्थानीय व्यापारियों के पलायन की खबरें, जो पुराने व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी थे, वो निश्चित तौर पर सामाजिक सद्भाव पर एक गहरी चोट रही। यह एक अहम मोड़ था उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि यह पहली बार था जब पहाड़ी कस्बे में सामाजिक तनाव सार्वजनिक आक्रोश और राजनीतिक दबाव में बदलता हुआ दिखा। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसे एक ओर कानून व्यवस्था संभालनी थी और दूसरी ओर सत्ताधारी दल द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव को भी देखना था। फिर आया फरवरी 2024। वनभूलपुरा हल्द्वानी में अतिक्रमण को खाली कराने के लिए, कोर्ट के आदेश पर खाली कराने के लिए जिस प्रकार पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, उसने इस शहर हल्द्वानी, जहां मैं अभी बैठा हूं, वहां के पूरे माहौल को बदल दिया। निश्चित तौर पर अदालत का आदेश था कि अवैध धार्मिक ढांचे को हटाया जाए, लेकिन इसको हटाने के लिए जिस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की, उससे हिंसा भड़क उठी। मुद्दा केवल अवैध निर्माण का नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग समुदायों के विश्वास और प्रशासन की तटस्थता का भी था। इस संघर्ष में जाने गई, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद हुआ, बहुत कुछ हुआ। राष्ट्रीय मीडिया की यहाँ नज़र टिक गई, और ये घटना ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि धार्मिक विवाद अब केवल छोटी वैचारिक टकराहट या स्थानीय विरोध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की शांति व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता रखने लगा है। इन घटनाओं के समानांतर सोशल मीडिया ने धार्मिक पहचान की राजनीति को जमकर परवान चढ़ाया। पहाड़ी युवाओं में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोग ने सूचनाओं के नियंत्रण को केंद्रित करने का काम किया, और ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जो एक धर्म विशेष को टारगेट करती हैं। फर्जी वीडियो, अफवाहें, फर्जी इतिहास, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हम इतिहास कहते हैं, जनसंख्या संबंधित मिथक इतनी तेज़ी से परवान चढ़े कि पूरे देवभूमि की फिजा ही नफरती हो गई है। और अब उत्तराखंड में खतरा केवल वास्तविक घटनाओं से नहीं,
बल्कि उस डिजिटल कल्पित खतरे से भी है जो लोगों के मन में लगातार पोषित हो रहा है। राजनीतिक भाषा में भी हमने बदलाव देखा है। लव जिहाद, नकल जिहाद, पता नहीं कितने प्रकार के जिहाद सामने लाए गए। हालांकि हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन कई मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय ने यह महसूस किया है कि उनकी शिकायतों को या उनके भय को सरकार या प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है यदि देश के अल्पसंख्यक समुदाय में इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की भावना पनप जाए। हालात कितने खराब हैं और आगे कितने खराब हो सकते हैं, इसको आप पिछले दिनों रामनगर की ताज़ा घटना से समझिए। वही रामनगर, नैनीताल जनपद का एक छोटा सा सुंदर सा शहर रामनगर, जो मशहूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति पाए शिकारी जिम कॉर्बेट के लिए जाना जाता है। वही रामनगर जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ जंगल सफारी, शांति, तराई के सांस्कृतिक मेल और सौहार्द की बात हम सुनते आए थे। पिछले कुछ सालों से ये रामनगर ऐसा शहर बनते मैंने स्वयं देखा है जहाँ पहचान पूछकर रिश्ते तय किए जाने लगे हैं। दुकान के बोर्ड देखकर खरीद फरोख्त तय होने लगी है और धार्मिक प्रतीकों से भरोसे का प्रमाण मांगा जाने लगा है। ये जो बदलाव है ये अचानक नहीं आया है। विशेषकर 2-2.5 साल से बारी बारी ऐसे घटनाक्रम खड़े किए गए जो अब हाईकोर्ट तक की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। अभी 3 दिन पहले 23 अक्टूबर को जिस मॉब हिंसा ने पूरे शहर को हिला दिया, आप इसे मॉब लिंचिंग नहीं हुई मगर मॉब हिंसा कह सकते हैं, और अब जिसका मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है, वह घटना इस बदलाव का परिणाम है। हाईकोर्ट जो महिला गई हैं, उनके पति नासिर मरियम ट्रेडिंग कंपनी के ड्राइवर हैं और वो रेफ्रिजरेटेड वाहन लेकर मांस लेकर आते हैं बरेली से रामनगर के लिए, क्योंकि रामनगर में जो स्लॉटर हाउस है वो बंद चल रहा है। कारण कुछ बताए जा रहे हैं, लेकिन असल कारण उसके बंद होने का कुछ और है, जिसके बारे में भी हम रिसर्च कर रहे हैं और उस सच को भी सामने लाएंगे कि उस स्लॉटर हाउस को बंद रखने के पीछे किन लोगों का षड्यंत्र है। बहरहाल नासिर मरियम ट्रेडिंग कंपनी की गाड़ी से मांस लेकर आ रहे थे। 2 गाड़ियां थी तो निश्चित तौर पर 2 ड्राइवर रहे। बरेली से 550 किलो के करीब भैंस का मांस लेकर, जो कि सर्टिफाइड मांस था, वो रामनगर लौट रहे थे। यहाँ पर बैल पड़ाव एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर बाकायदा उनके वाहन का और जो उनके पास सर्टिफिकेट्स थे उसकी जांच की गई और पुलिस ने जब सब सही पाया तो वाहन को आगे जाने दिया। पर जैसे ही वाहन इसी के शहर के छोई इलाके के पास पहुंचा तो एक महान आत्मा इस शहर में है, जिनको मैं कहना चाहूँगा बददिमाग हैं और बदजुबान हैं, जो इस शहर की फ़िज़ा ख़राब करने में अव्वल हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए इस वाहन में आ रहे मांस को गौमांस की ढुलाई कहा और कुछ ही मिनटों में वहाँ भीड़ जमा हो गई। लाइव करने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय नेता है और इनका नाम है मदन जोशी। ये वही शख्स हैं जिनका नाम पिछले 2 वर्षों से रामनगर की राजनीति, सोशल मीडिया और नफरती अभियानों, विवादों में बार बार आता है। एक गाड़ी और इनके भी, एक गाड़ी पुलिस प्रशासन पूरे में मिला हुआ है कितनी गाड़ियाँ काट रही है पता नहीं।
भीड़ ने इनका लाइव देखा और भीड़ पहुंच गई घटना स्थल पर जहां पर इस गाड़ी को रोका गया था। ये साहब बड़े कमाल के हैं, ये लाइव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गलत मांस आ रहा है, लेकिन साथ साथ भीड़ से इन्होंने बहुत चालाकी से ये भी कहा कि इस ड्राइवर को मत मारो। भीड़ ने लेकिन नासिर को वाहन से निकालकर पीटना शुरू किया है। आप दृश्य देखिए किस प्रकार उसका जुलूस निकाला गया, उसकी फोटोग्राफ्स देखिए, उस व्यक्ति नासिर को कितना पीटा गया, पत्थर, घूसें, लातें। और नैनीताल की अद्भुत पुलिस, नैनीताल जनपद की अद्भुत पुलिस वहां पहुंची जरूर, लेकिन नासिर को तुरंत अस्पताल लेकर नहीं गई जैसा याचिका में बताया गया है, बल्कि उसे थाने ले जाया गया, मानो उसकी चोटों से ज़्यादा प्रशासन को कागज और बयान जरूरी लग रहे हों। बाद में परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। नासिर की पत्नी जब शिकायत लेकर कि उसके पति पर हमला किया गया है थाने पहुंची, तो इस याचिका में बताया गया है कि पुलिस ने उनकी याचिका को लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और पुलिस ने क्या किया, ये व्यक्ति जिनके कारण ये सब विवाद हुआ, मदन जोशी जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, उनके द्वारा पहले एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसका नाम है 381। मदन जोशी और उनके 12 अन्य साथियों ने एक एफआईआर दर्ज कराई, फर्जी एफआईआर है, जिसमें बताया गया कि दो गाड़ियां थी और उनके नंबर प्लेट को लेकर विवाद अनावश्यक खड़ा किया गया। बताया गया कि गाड़ी में 2 नंबर प्लेट थी। सच ये है कि गाड़ी में बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड नंबर प्लेट थी। उस नंबर प्लेट के पीछे एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट टीसी नंबर लगा हुआ था, जो पहले जब नई गाड़ी होती है उसको जारी करते वक्त दिया जाता है डीलर के द्वारा। बहरहाल पहले 381 नंबर की एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद नासिर की पत्नी की शिकायत, और जब वहाँ पर भीड़ जुटने लगी, दबाव बढ़ा, तो 6:58 में, गौर कीजिएगा सुबह की घटना है, 6:58 में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। उसका नंबर है 382। ये एफआईआर सामान्य नहीं है, इसमें बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए नासिर साहब की पत्नी ने जो आवेदन दिया था उसमें मदन जोशी का पूरा नाम लिखा था, लेकिन पुलिस ने आरोपित नेता का नाम केवल अज्ञात मदन कर दिया, जोशी भी हटा दिया, जैसे पता ना चले कि ये महानुभाव सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। और देखिए दूसरी बात जो पुलिस ने अद्भुत की है, ये घटना सुबह घटी, लेकिन रामनगर की पुलिस ने शाम तक अपनी ओर से कोई एफआईआर तक दर्ज करना उचित नहीं समझा। पीड़ित व्यक्ति नासिर कहते हैं कि हम केवल कानून के मुताबिक काम कर रहे थे, मैं केवल ड्राइवर था, मैं सामान लेकर आ रहा था, मेरे पास वैलिड कागज़ थे, लेकिन हमें क्यों मारा पीटा गया, हमें क्यों निशाना बनाया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको हमारे अखबार द संडे पोस्ट ने विस्तार से प्रकाशित किया था। सितंबर माह में यही मदन जोशी साहब रामनगर शहर के बैराज पर मॉर्निंग वॉक करने गए और उन्हें वहां एक सात्विक जूस भंडार की मोबाइल दुकान नजर आई। वो वहां बैठे, उनको पहले से पता होगा वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जूस विक्रेता से पूछा कि वो कैसा जूस बनाते हैं। विक्रेता ने उनको बताया कि वो कई प्रकार के पेड़ों की छाल, पत्ते और सब्जियों का मिश्रण करके ये जूस बनाते हैं, जो कई बीमारियों में, थायराइड की बीमारी में, ब्लड प्रेशर में काम आता है। जोशी साहब ने, मदन जोशी जी ने अपने साथ 2 लोग और बैठे थे, बताया जाता है वो स्थानीय पत्रकार थे, उनके लिए भी ये जूस ऑर्डर किया और उसके बाद विक्रेता का नाम, सात्विक जूस भंडार के विक्रेता का नाम पूछा। विक्रेता का नाम जैसे ही उनको पता चला कि हिंदू नहीं है, गुलजार नाम है और ईसाई धर्म का व्यक्ति है, तो इन मदन जोशी का आचरण परिवर्तित हो गया। उन्होंने जूस वापस कर दिया और इसी के साथ जूस विक्रेता को अपनी दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाने की हिदायत भी दी। ये मदन जोशी ने फेसबुक लाइव के जरिए सोशल मीडिया में भी चलाया और उनकी पोस्ट बड़ी वायरल हुई
और उसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई, शहर की फ़ज़ा खराब की। इस घटना से पहले मदन जोशी पर ही लखनपुर जोगी नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर पहचान की सियासत करने का आरोप लग चुका है। ये वो लोग हैं जो सब्जी बेचने के लिए, छोटे मोटे सब्जी विक्रेता हैं, अपनी रेड़ी लगाते हैं। बताया जाता है कि मदन जोशी ने यहाँ के फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए फरमान जारी किया और उनसे कहा कि हर विक्रेता अपनी ठेली पर अपने नाम की पट्टी लगाएगा और अगर हिंदू है तो वो जय श्री राम लिखकर अपने नाम के साथ अपनी पहचान लगाएगा, साथ में ठेली पर तिरंगा भी फहराएगा। जोशी की इस हिटलरशाही के बाद अल्पसंख्यक समाज के लोगों में इस कदर खौफ हुआ कि उन्होंने लखनपुर चुंगी क्षेत्र में अपना ये ठेली वेली लगाना ही बंद कर दिया। इसके कुछ समय बाद जश्न ईद मिलाद के जुलूस का मसला सामने आता है। वर्षों से ये जुलूस रामनगर शहर के मुख्य बाजार से होकर जाता था, लेकिन इस बार इसे शहर के चरित्र पर, कैरेक्टर पर खतरा बताते हुए रोका गया। कई दिनों तक तनाव रहा, बयानबाजी हुई और बड़ी मुश्किल से जब प्रशासन ने दखल दिया तो पुराना मार्ग बहाल हुआ और मुस्लिम समाज अपना जुलूस निकाल सका। एक और घटना है कि 10-10 रुपये के स्टैम्प पेपर वाली ज़मीन का मुद्दा सामने आया। कहा गया कि एक समुदाय जो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज है, उन्होंने सरकारी ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जा किया है। 10-10 रुपये के स्टैम्प पेपर लेकर इस कब्जे को अंजाम तक पहुंचाया है। स्थानीय लोग बताते हैं, हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी, कि असल में ये भूमि पहले से एक विवाद का हिस्सा थी। इसको बाद में लेकिन सांप्रदायिक रूप दिया गया क्योंकि चुनाव नज़दीक थे और ध्रुवीकरण करना था। अभी कुछ समय पहले नगर पालिका के चुनावों में इन्हीं मदन जोशी ने कहा कि रामनगर अब रहमत नगर बन जाएगा। सोशल मीडिया पर बकवास फैलाई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मतों का ध्रुवीकरण करना है और अपनी घटिया राजनीति को चमकाना है। इस प्रकार की कई घटनाएं इन मदन जोशी के नाम पर दर्ज है और इन सब की परिणति हुई है अभी भी मॉब हिंसा में। इसी माहौल में शिकायत दबाई जाती है, इसी माहौल में मदन जोशी का नाम पुलिस द्वारा मदन कर दिया जाता है। जनपद नैनीताल के नए पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अभी ज्वाइन किया है, श्री टीसी मंजूनाथ की लीडरशिप अब देखने वाली होगी। क्या टीसी मंजूनाथ इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हैं? क्या हाईकोर्ट में जो याचिका दर्ज हुई है और हाईकोर्ट ने जो उसमें कठोर टिप्पणियां की हैं और इस प्रकार की हरकतें करने वाले, माहौल बिगाड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट करने की बात कही है, क्या टीसी मंजूनाथ इस पर एक्चुअल में एक्शन लेते हैं या वे अपने प्रेडिसर, अपने पूर्ववर्ती एसएसपी श्री प्रहलाद मीणा के नक्शे कदम पर चल के देवभूमि की पुलिस पर जो आरोप हमने नैनीताल पंचायत चुनाव में देखे, उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं? याचिका जो नासिर की पत्नी ने लगाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक तहसीन पूनावाला मामले का हवाला दिया गया है। तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने कहा है, बहुत स्पष्ट और कठोर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीड़ न्याय नहीं करती और ना कर सकती है, भीड़ लोकतंत्र का अपमान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के हर राज्य को आदेश दिया है कि हर जिले में इस प्रकार की जो मॉब हिंसा होती है उसके लिए नोडल अधिकारी हों, सोशल मीडिया की निगरानी की जाए, तुरंत एफआईआर हो, तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाए और जो पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाए, लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। नासिर की पत्नी ने अपनी याचिका जो उन्होंने हाईकोर्ट में लगाई है, उसमें कहा है कि रामनगर पुलिस ने इसका पालन नहीं किया है, नोडल अधिकारी कहीं नज़र नहीं आए हैं, सोशल मीडिया पर लाइव होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर में मुख्य अभियुक्त जिनको नासिर कह रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही है, उनका नाम केवल मदन लिख दिया गया है। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट पर गुहार लगाई है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता नासिर की जो पत्नी है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं।
और आप मानिए कि शहर जो है वो 2 हिस्सों में बंट गया है। जिम कॉर्बेट का शहर, रामनगर शहर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ भीड़ है जिसका शोर कहता है कि धर्म और गाय खतरे में है। दूसरी तरफ घायल ड्राइवर नासिर का परिवार है, उनके समुदाय के लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हमने जब कानून नहीं तोड़ा तो हमें इस प्रकार का ट्रीटमेंट क्यों मिला। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी ने टिप्पणी की कि मामले में राजनीतिक प्रभाव की आशंका नज़र आती है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती नज़र नहीं दिख रही है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े सभी भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव वीडियो जो इन मदन जोशी ने अपनी फेसबुक वॉल में लगाए थे उनको हटाया जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है मदन जोशी ने वो वीडियो हटा भी दिए। पर दोस्तों, उत्तराखंड की शक्ति उसकी सांस्कृतिक, उसकी आध्यात्मिक विरासत और शांतिपूर्ण सामाजिक सहजीवन में है। यही हमने बचपन में देखा था। यदि इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण, डिजिटल उन्माद और डेमोग्राफी चेंज का जो डर का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है उसके हवाले कर दिया गया तो आप यकीन मानिए उत्तराखंड की जो देवभूमि की पहचान है वो पूरी तरह खंडित हो जाएगी। आने वाले वर्षों में यह राज्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। या तो सद्भाव की परंपरा और मजबूत करिए या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रभाव में अपनी सामाजिक आत्मा को देवभूमि खो दें, हम लोग खो दें। समाधान इसी में है कि विकास, सुरक्षा और धार्मिक आस्था के साथ साथ समावेशिता, संवाद और न्यायपूर्ण शासन को केंद्र में रखा जाए। तभी उत्तराखंड अपनी मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता और सामाजिक शांति की राह पर स्थिरता से आगे बढ़ सकेगा। और याद रखिए, ये काम केवल सरकार का नहीं है, राजनीतिक दलों का नहीं है, ये काम हमारा और आपका सबका है। एक बार फिर आपको मुनव्वर राणा साहब के गज़ल का वो अंश सुनाता हूँ जिसमें वो कहते हैं, फ़ज़ा में घोल दी है नफ़रतें अहले सियासत ने, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे देवभूमि के कुएं से जो पानी निकलेगा उसका मीठापन बने रहेगा। धन्यवाद।